साथियों, भारत सरकार इस देश में 9 रत्न कंपनियां स्थापित किया था। जो कर्मचारी है आज वर्तमान में, उन कर्मचारियों के वेतन से 6%, 7%, 8%, 10% जो भी होगा पीएफ कटता है। कटता है शायद, आप शायद कर्मचारी कटता है। तो ये जो 6% कटौती उनके वेतन से होता था, वो पैसा कहां जाता था? वो पैसा भारत सरकार भी नहीं लेती थी। भारत सरकार भी नहीं लेती। तो भारत सरकार एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, पीएफओ नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, संस्था बनाई गई थी, ये कर्मचारी का पैसा कट करके पीएफओ के खाते में जाता था। तो पीएफओ का काम क्या था कि भारत के डेवलपमेंट में शेयर लगाना। आज भारत में शेयर एलआईसी में कौन लगा रहा है? अडानी, अंबानी। उस वक्त कर्मचारियों के पैसे का कटौती करके पीएफओ ऑर्गेनाइजेशन शेयर लगाता था भारत के डेवलपमेंट में। तो भारत के डेवलपमेंट में 346 सार्वजनिक संगठन, सार्वजनिक कंपनियां इस देश में स्थापित हुई थी। 300 से ऊपर हुई थी। बताओ, 300 से ऊपर उन्हीं कर्मचारियों के पैसे के बदौलत इस देश में सार्वजनिक कंपनियां स्थापित हुई। भेल हुआ, सेल हुआ, बीपीएल हुआ, ऐसे ही तमाम, गेल हुआ, ऐसे तमाम संगठन, कंपनियां बनाई गई। और ये कंपनी क्या करती थी? भारत में भारत का स्वदेशी काम करती थी, भारत से कच्चे माल निकालती थी और भारत के डेवलपमेंट में, भारत के विकास में ये प्रोडक्शन करते थे और भारत को इससे इनकम मिलता था। भारत के ग्रॉस प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इसका भारी फायदा होता था। अभी नरेंद्र मोदी ने क्या किया? जो ये कंपनियां थी, जब मुनाफा कमाती थी, तो मुनाफा कमाने के बाद वो मुनाफे को भारत सरकार के कर्मचारियों को देता था। जब भी कंपनियों को मुनाफा होता था, किसके पैसे से? कर्मचारी के पैसे से। भारत सरकार के पीएफओ को मुनाफा होता था, तो वही पीएफओ इनको 25 लाख, 30 लाख रिटायरमेंट पेंशन के साथ ग्रेजुइटी तमाम सुविधाएं देती थी। अभी क्या हुआ? नरेंद्र मोदी ने 27,000 विदेशी कंपनियों को न्योता दिया और 27,000 विदेशी कंपनियां आने की वजह से वो जो आपकी 300 से ऊपर भारत की सार्वजनिक संस्थानें थी, वो सारे के सारे नीलाम कर दिए गए। तब वो नीलाम कर दिए गए, अब उसका फायदा कंपनी को जाएगा, भारत को नहीं मिलेगा। जब भारत सरकार को नहीं मिलेगा तो मुनाफा नहीं मिलेगा। जब मुनाफा नहीं मिलेगा तो कर्मचारी को क्या पेंशन कहां से देगा? कर्मचारी को पेंशन कहां से आएगा? जब कर्मचारी का पेंशन बनने वाली फैक्ट्री ही बंद कर दी गई, तो कर्मचारी को पेंशन कहां मिलेगा? अब कर्मचारी के पेंशन का आंदोलन चलाने वाला भी ब्राह्मण, कर्मचारी का पेंशन का आंदोलन चलाने वाला भी ब्राह्मण। एक घटना बताता हूं, क्यों बताता हूं। मैं 2023 में मार्च महीने से शुरू किया था बेरोजगार जोड़ो यात्रा, बेरोजगारों की संसद किया था।
मैंने पूरे देश भर में बेरोजगारी की इश्यू को लेकर के देश के 25 ऐसे जगहों पर बेरोजगारों की संसद नाम की संसद बुलाई थी। तो हमारा पहला कार्यक्रम शुरू हुआ था 1 मार्च को मुंबई से, और जिस 1 मार्च को मुंबई से शुरू हुआ था, 18 मार्च को एक घटना घटी सामने मुंबई में। 18 लाख कर्मचारियों का धरना चल रहा था 15 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक। ये घटना है। कर्मचारी लोगों के साथ जब ऐसी हो सकती, विद्यार्थियों के बीच क्यों आया हूं? क्योंकि जो हमारा गार्जियन है वो खुद पीड़ित है, और आप सोच रहे हो गार्जियन के भरोसे हम भी आजाद हो जाए, तो नहीं हो पाओगे। आपको अपने बलबूते कुछ विकल्प ढूंढना होगा। तो वो कर्मचारी लोगों का 15 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक लगातार अनवरत महाराष्ट्र में पूरे 18 लाख कर्मचारियों का धरना चला, और उस 18 लाख कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहा एक तिवारी ने गया फडणवीस से मिलता है, और मिलते ही क्या गोपनीय वार्ता दोनों के बीच होती है। 18 मार्च शाम को वही तिवारी अनाउंस करता है कि मैंने मुख्यमंत्री से बात कर ली है, अब आपका पेंशन का समाधान अगले सत्र में हो जाएगा, आप अपने अपने धरना से घर के लिए वापस हो जाए। 18 लाख विद्वान कर्मचारियों का सामान्य नहीं है, उसमें अधिकारी कर्मचारी से लेकर के 4th ग्रेड से लेकर के झाड़ू लगाने से लेकर के अधिकारी भी था। उस अधिकारी 18 लाख कर्मचारियों का भविष्य का फैसला मात्र एक चुंडीधारी ने करके उनके 18 लाख कर्मचारियों के पेट पर लात मार दिया। आज दोबारा वो कर्मचारी धरना देने लायक नहीं है। ये परिस्थितियां इस देश में। तो साथियों, ये जो हालात है, बेरोजगारी जो ये पैदा हुई, ये पेंशन जो रुका, ये दोनों एक ही फैक्ट्री से पैदा हुई समस्या है, अलग नहीं है। बेरोजगारी भी पैदा इस देश में सार्वजनिक कंपनियों को बेचने की वजह से बेरोजगारी पैदा हुई, और इस देश में पेंशन का कार्य भी अगर रुका, पेंशन भी खत्म हुआ, आज सारा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। उसकी वजह है इस देश की प्राइवेट संस्थानों को भारत को बेच देना, भारत को नीलाम कर देना। ये किया जा रहा है इस देश में। इसलिए आप सभी नौजवान साथी, अगर इस देश में कुछ करना चाहते हो, इस देश में हजारों समस्याएं आपके ऊपर पैदा की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में बात हुई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वो एक समस्या है, मगर दूसरी भी जिम्मेदारी वाली बात थी। जो लोग एजुकेशन पॉलिसी के लिए दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि उनको उठाना चाहिए था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अमल करने का काम कौन कर रहा है? प्रोफेसर डॉक्टर कौन कर रहा है? विद्यार्थी कर रहे हैं? कौन कर रहा है भाई? वो तो अपना इंक्रीमेंट चाह रहा है। कोई प्रोफेसर आकर के सामने ये कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे बहुजन समाज के नौजवानों के लिए घातक है, इसके लिए हम नौकरी त्याग देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी को, जब जातीय दर जनगणना नहीं मिल रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर के सामने जब हिंदू कोड बिल नहीं लागू होने दे रहे थे ब्राह्मण, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दे करके कहा था, दिया था समाज में। अगर आप भी उसके माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बनना चाहते हो, तो आप भी कम से कम तो अपने आप को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार रहोगे, तब ये समाज आपके साथ जाएगा। हम दूसरे से अपेक्षा करें, हम दूसरे के ऊपर सोचे,
का मैं भी खाने वाली लाइन में खड़ा हो रहा हूं। यही वजह है, अगर इस देश में जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई साथियों, ये बहुत ही भयंकर पॉलिसी है। इस पॉलिसी से आने वाले समय में केवल इस देश के विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि इस पॉलिसी से आने वाले समय में यहाँ के अध्यापकों की भी नौकरी खत्म होने वाली है। अध्यापक की भी नौकरी खत्म होने वाली है। कैसे? 2035 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टाइमलाइन है। क्या 2035 तक भारत की सभी यूनिवर्सिटियों को ऑटोनॉमस घोषित किया जाए। ऑटोनॉमस घोषित किया जाए। ऑटोनॉमस घोषित का मतलब समझे? नहीं, स्वायत्त संस्था घोषित किया जाए। स्वायत्त संस्था का मतलब नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं। स्वायत्त संस्था का मतलब अभी उस यूनिवर्सिटी का सारा खर्च, फीस, उस सारे फैकल्टी का सारा पेमेंट यूजीसी देता है। यूजीसी भारत सरकार की एजुकेशन की एक संस्था है। वो यूजीसी की पॉलिसी के अनुसार 75% कर्मचारियों का वेतन, 75% उनके सारा भत्ता यूजीसी के माध्यम से फंड अलॉट होता है। अब यूजीसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कह रहा है कि मेरे पास फंड ही नहीं है। जब यूजीसी कह रहा है कि मेरे पास फंड ही नहीं है, तो सरकारी कर्मचारियों को सरकारी विद्यालयों में पैसा जाना बंद हो जाएगा, तो हाहाकार मच जाएगा, कर्मचारी सड़क पर हो जाएंगे। ऐसी दशा में भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मगर नरेंद्र मोदी को ये बात सता रही है कि लोकतंत्र खत्म हुआ तो हमारा भी सत्यानाश हो जाएगा। जो हम 10 साल को होने जा रहा है, हम इस देश के लोगों को मूर्ख बना करके राज कर रहे हैं, मूर्ख बनाना भी बंद कर देंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी को एक बात समझ में आई, खत्म हो रहा है, इसका विकल्प निकालना होगा। वो विकल्प निकालने के लिए एक ऑटोनॉमस पीपीपी नाम का योजना यूनिवर्सिटी में लागू किया जा रहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, ये कहीं उड़ करके नहीं आई, बल्कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एलपीजी नाम के कानून के दरवाजे से होकर के यहां तक आई। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होगा? कंपनियां आएंगी, देश के यूनिवर्सिटीज को बोलेंगी कि आपके यूनिवर्सिटीज का इतना मान पूरा वैल्यू है, वो वैल्यू हम देते हैं, ये गवर्निंग बॉडी हमें चाहिए। अब गवर्निंग बॉडी प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगी। प्राइवेट कंपनी जिसको चाहेगी वेतन देगी, जिसको चाहेगी एक कलम चलाएगी, निकाल फेंक देगी। ये है पीपीपी मॉडल। ये कौन है जा रहा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे खतरनाक बात ये है। और इसे दूसरा खतरनाक, अध्यापक को क्या होने वाला है? अभी आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में कंपोजिट विद्यालय का नाम सुना होगा। हाँ, है आपके सबके? कंपोजिट विद्यालय बड़ी तेजी से बनाए जा रहे हैं। पहले क्या होता था, एक कैंपस में प्राइमरी का विद्यालय होता था और उसी कैंपस में जूनियर का विद्यालय होता था। अभी क्या हो गया, ये सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कहा कि प्राइमरी और जूनियर को मिला दिया जाए। ये हो गया कंपोजिट विद्यालय। मिलाने के बाद क्या होगा, पहले प्राइमरी के लोगों के लिए बीएड और बीटीसी दोनों की नियुक्ति होती थी,
और जूनियर के लिए बीएड स्पेशलिस्ट लोगों की नियुक्ति होती थी। वो जो साइंस के सब्जेक्ट में बीएड थे और सब्जेक्ट के जो बीएड थे उनको जूनियर में नियुक्ति होती थी। बीटीसी वालों को जूनियर में नौकरी नहीं मिलती थी। यही ना है, यही ना पद्धति है। अब क्या हो गया, जो बीएड पीटीसी करने के बाद जो नौकरियां आपको मिली, अब ये सरकार कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, सारा पैसा मैंने अयोध्या के मंदिर में लगा दिया है, मेरा खजाना सब खाली हो गया है, कुछ पैसा अभी मथुरा वाला दंगा करा करके हो सकता है लगाना बाकी हो, इसलिए वो रिजर्व रखने की कैटेगरी में है। मथुरा के साथ ही शायद इसको बचाना चाहे तो बचा ले, क्योंकि वो मथुरा के मंदिर की तरफ चल रहा है मामला। इसलिए साथियों वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, जो जूनियर का टीचर पढ़ाता था जूनियर में केवल, अब जूनियर का टीचर प्राइमरी में भी पढ़ाएगा। नौकरी खत्म, प्राइमरी वाली की गई। और दोनों विद्यालय, एक ही कैंपस में दो विद्यालय थे और वो दोनों विद्यालय में दो हेडमास्टर होते थे। अभी एक हेडमास्टर जूनियर को भी संभालेगा, प्राइमरी को भी संभालेगा। एक ओबीसी समाज का एक हेडमास्टर गायब, गई नौकरी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी केवल विद्यार्थियों का सत्यानाश का कार्यक्रम नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे समाज के पढ़े लिखे अध्यापक लोगों को खत्म करने की पॉलिसी है। ये समस्या है। तो साथियों, ये हजारों समस्याएं देश में है। अगर इन हजारों समस्याओं का समाधान करना चाहते हो, समाधान करना चाहते हो, हाथ उठा करके बताना, समाधान करना चाहते हो, ठीक है। तो समाधान करना चाहते हो साथियों, तो एक बात ध्यान में रखना, कोई भी परिवर्तन बगैर कीमत चुकाए नहीं मिलता। मिला है क्या? कोई भी परिवर्तन बगैर कीमत चुकाए नहीं मिलता। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर इस देश में आपको छात्र नौजवान का दर्जा बनने का अधिकार भी अगर दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को और अपनी बीवी को कुर्बान किया, तब आप इस सोफे पर विद्यार्थी कहने लायक हो। ये तो नहीं होते। तो इसका मतलब दुनिया में जो भी आप करना चाहते हो, अगर ये हजारों समस्याएं विद्यार्थियों की है, इन हजारों समस्याओं का समाधान करना चाहते हो, तो दुनिया में समस्याओं का समाधान करने का मात्र एक ही तरीका है। वैसे तो 3 तरीके हैं। नंबर 1, संगठित होकर के गोली बंदूक से भी, हिंसा के माध्यम से भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। हो सकता है भारत में नक्सलवाद के लोगों ने प्रयास किया कि हम हथियार बंद आंदोलन करके इस देश में परिवर्तन कर लेंगे, मगर जब आप हथियार उठाओगे तो ये इस देश का जो जालिम शासक वर्ग है, वो जालिम शासक वर्ग के पास आप अगर बंदूक निकालोगे तो जालिम शासक वर्ग के पास तोप है। अगर आप तोप निकालोगे तो जालिम शासक वर्ग के पास परमाणु बम है। आप उनसे हिंसा के माध्यम से परिवर्तन नहीं कर पाओगे। दुनिया में भी नहीं हुआ है। दुनिया में अगर परिवर्तन हुआ है तो अहिंसा के मार्ग से ही परिवर्तन हुआ है। कहीं भी किसी भी आंदोलन में अगर परिवर्तन हुआ है तो बाबा अम्बेडकर ने परिवर्तन चाहा है, उनके समयकाल में भी परिवर्तन हुआ है, तो अहिंसा के माध्यम से परिवर्तन हुआ है। मगर अहिंसा में भी एक टेक्निकल बात है। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि असंगठित तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अगर हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं
नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस देश का हुक्मरान बनना चाहते हो, अब अगर आप इस देश का शासक वर्ग बनना चाहते हो, तो शासक वर्ग बनने के लिए आपको इस देश में संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। बगैर संगठन शक्ति का परिवर्तन कुछ भी नहीं कर पाओगे। केवल हम अकेले चिल्ला ही सकते हैं और कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप परिवर्तन करना चाहते हो, परिवर्तन किस लिए करना चाहिए? क्योंकि इस देश में हम गुलाम हैं। अगर हम गुलाम हैं, हमारे अधिकार वंचित किए गए हैं, हमें अधिकार वंचित करके रखा गया है। समाज में, दुनिया में जिनको अधिकार वंचित किया जाता है, जिनको अधिकार बहाल नहीं होता है, वो इस देश का गुलाम नागरिक होता है, आजाद नागरिक नहीं होता है। तो इस देश में आपको अपने अधिकार से वंचित कर रखा गया है, आपको इस देश को हुक्मरान बनने से वंचित कर रखा गया है। अब हुक्मरान का मतलब हमारे लोग समझते हैं मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए तो हम हुक्मरान हो जाएंगे। हमारे लोग समझते हैं हुक्मरान का मतलब कि हम अगर मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए तो हम हुक्मरान हो जाएंगे। गलत बात। आप राजा भले हो जाओगे मगर शासक वर्ग नहीं बन सकते। शासक भले हो जाओगे मगर आप शासक वर्ग नहीं बन पाओगे। अगर आप अपनी ये हजारों समस्याओं को, हजारों पीढ़ियों की समस्याओं को समाधान करना चाहते हो तो शासक वर्ग में तब्दील होना होगा। शासक वर्ग में तब्दील होने के लिए आपको संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा और वो संगठित शक्ति एक अनुशासन हित होना चाहिए। तो अगर ये संगठित शक्ति के दायरे में आप परिवर्तन करते हो तो आने वाले 10 साल के अंदर आप इस देश के हुक्मरान बन जाओगे। हुआ है, काल्पनिक नहीं है। जेपी आंदोलन चला था इस देश में, आपको पता है। जेपी आंदोलन के नेताओं का आप इतिहास पढ़ना। छात्र जीवन से आंदोलन शुरू किया था। आपके रामपुर के बगल में एक सांसद, पुराने सांसद है, यारो क्या नाम है, खान साहब, आजम खान साहब, उनसे उनका इतिहास लेना। वो भी छात्र जीवन से राजनीति करना शुरू किए। लालू यादव छात्र जीवन से नेता बने थे और छात्र जीवन से लड़ाई लड़ते हुए तब मंडल कमीशन के मुद्दे पर उन्होंने दम पर लड़ा था, नहीं तो कोई लड़ नहीं पाता। तो आप अगर अपनी जिंदगी का समय लगाओगे, आप अपनी जिंदगी का अगर इस समाज को बताने के लिए, मेरे लिए नहीं, समाज को बचाने के लिए, और क्यों, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपसे अपेक्षा और अपील किया था। अगर जायज बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को चलाना चाहते हो, नाजायज चलाना चाहते हो, तो हम आप सभी लोगों से जय मूल्यवासी करके विदा ले लेंगे। आप चले जाओ यहां से। अगर जायज तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन चलाना चाहते हो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नौजवानों को, अगर जायज तरीके से चलाना चाहते हो तो ये अक्षर सा पालन करना होगा। ये अक्षर सा पालन करना होगा, केवल भाषा से नहीं, अक्षर सा पालन करना होगा। अगर अक्षर सा पालन करोगे तब आने वाले 10 साल के अंदर गारंटी देता हूं, अगर यहाँ बैठा हुआ जनसमूह मुझे ठान ले कि हम 10 साल अपनी जिंदगी का समय अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चलाए हुए मिशन को बचाने के लिए लगाएंगे, कसम खा ले, तो मैं आपको एक कसम खा करके कहता हूं, आपको इस बात की गारंटी करके कहता हूं कि 10 साल के आने के बाद इस देश के कानून व्यवस्था को, इस देश के डेवलपमेंट को, इस देश के
करना, निगरानी करना आपके हाथों में होगा और आप इस देश के हुक्मरान बन जाओगे, राजा बन जाओगे। आप इस देश के सारी व्यवस्थाओं पर कब्जा कर लोगे। सारी व्यवस्थाओं का मतलब इस देश के कार्यपालिका पर आपके लोग होने चाहिए। इस देश के न्यायपालिका पर, आज न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में आज भी SC ST OBC के जो माइनॉरिटी के जो लोग मुख्य न्यायाधीश इस देश में होने चाहिए वो नहीं है। आज भी न्यायपालिका से आपको अछूत बना करके रखा गया। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में आपको ये जो सगुफा दे करके, आपको रिजर्वेशन दे करके, पूना पैक की वजह से आपके समाज में दलाल और भड़वे पैदा किए गए, वो आपके विधायिका लायक सही लीडरशिप नहीं है। वो ऐसे ही लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ये टूल, स्टूज और एजेंट हैं, ये दलाल और भड़वे हैं, ये आपके समाधान नहीं कर सकते। ये विधायिका के माध्यम से आज आपके वोटों से चुन करके जाने वाले आपके ही बीच के भाई बंधु नेता आपका समाधान नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट में ये बात लिख करके कहा था। बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे नेताओं को अपने शब्दों में कहा, ये अपने मालिक के सामने दुम हिलाते हुए कुत्ते हैं, ये कभी भी आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मगर हमारा पढ़ा लिखा नौजवान इन्हीं की समस्या आपको समाधान के लिए पीछे पड़ा हुआ है कि ये हमारा उद्धार करेगा। कभी नहीं होने वाला। अगर आप अपना खुद का उद्धार करना चाहते हो तो आपको स्वतः आपके अंदर जागृति पैदा करना होगा और आपको स्वतः इस देश की बागडोर, आपको इस देश की नेतृत्व करने की क्षमता खुद में पैदा करनी होगी। अगर आप लोग इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हो तो हम राष्ट्रीय स्तर पर ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, इसके साथ 8 अन्य ऑफशूट संगठन भी आपको पूरे देश में आपके सारे मुद्दे को आपके साथ मिलजुल करके उठाने के लिए तैयार है। सड़क पर भी लड़ने को तैयार है, जेल जाने के लिए भी हम लोग तैयार है, मगर आपका साथ सहयोग मिलेगा तब आप लोग देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने हमारी बात सुनी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सिद्धांत मौर्य जी। साथियों, अध्यक्षता भाषण आप लोगों ने सुना और क्या आप लोग यहाँ से लेकर जाएंगे ये आपके ऊपर है। आपको समाज में जाके काम करना है। बहुत सारी बातें आज माननीय सिद्धांत मौर्य जी के माध्यम से और पूर्व में जो वक्ता थे उनके माध्यम से आप लोगों को पता चली है। साथियों, अभी जाना नहीं है, मैं और इस कार्यक्रम के बाद जिन लोगों को पदाधिकारी बनना है, संगठन को ज्वाइन